फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है रश्मि 21 नंबर। ठीक है, बोला कि विच अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ नैम। नैम का इसमें से कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, अगर तुम पढ़ोगी, ठीक है, तो इसका मेंबर कंट्री कौन है, कौन, तो बहुत सारी नैम की तो बहुत सारी मेंबर कंट्री है, सारा याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लाई हूँ, देख लो। 21 नंबर, बुर्किना फासो मेंबर है, एंगोला मेंबर है, कैमरून मेंबर है, साउथ सूडान मेंबर नहीं है। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ओके, ऑप्शन 22, क्वेश्चन नंबर 22। जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। हुए अमंग द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट इंडिया का जो अप्रोच है यूएसए सोवियत यूनियन की ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर, इंडिया का क्या अप्रोच था कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग। They are our neighboring Asia inevitable. We shall have undertake with common task, have much to do with each other. बोल रहा है कि इंडिया का जो तुम्हारा अप्रोच है, ठीक है, यूएसए और सोवियत यूनियन की तरफ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये जो एक ड्रिफ्टिंग अप्रोच है, और क्योंकि ये अपने साथ एशिया नेबरिंग के साथ दोस्ती रखना चाहता, जैसे चाइना के साथ दोस्ती रखना चाहता था, इन लोगों के साथ नहीं। फिर इन्होंने इसीलिए नैम भी बनाया था। वो ना यूएस का मेंबर बनना चाहता था ना सोवियत यूनियन, जहाँ पे दोनों आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी। इसमें से किस ऑथर ने क्रिटिकली स्कॉलर मेमोयर इनवोई टू नेहरू, क्रिटिकल वे में बोला कि इनवे टू नेहरू, किसने बोला। ऑप्शन 3। नहीं, ए होगा, स्कॉट रेड। ये सब ऐसे ही रट लेना। मैं क्या बोली कि ये वाला शिफ्ट में तुमको ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि तुम ये जो कि तुमको ज्यादातर सिलेबस ही नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। 24 नंबर, कुछ कुछ जैसे ये वाला ऊपर वाला आउट ऑफ सिलेबस था। ये वाला देखो, राजीव गांधी पढ़ाई हूँ मैं तुम लोगों को। राजीव गांधी जो है 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव को स्टार्ट करते एक कैंपिंग। ये कैंपिंग किसके लिए था, पढ़ाया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाई हूँ। ऑप्शन 1। हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट को खत्म करने का, बिल्कुल 24। तुक्का मारी हो कि याद है। हाँ, याद था। याद था ना, चलो। इसमें बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग पोस्टुलेटेड the introduction of an elected president in the multi municipalities. चलो बता देते हैं। और इसमें से किसे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन। ठीक है, लॉर्ड मायो का जो रेजोल्यूशन था इन्होंने ही ये क्या था, एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिया में मुझसे लॉर्ड मायो जो है ना,
इन्होंने बोला मतलब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएगी। क्या इलेक्ट किया जाएगी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए? इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द इंडिया। एक मिनट रुक जाओ। इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट की जाएगी। ये किसके रेजोल्यूशन में बोला गया था? लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन में बोला गया था। लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन कब की थी? 1870। ठीक है, चलो ये भी पढ़ाया गया, यूनिट 8 में भी पढ़ाई हूँ। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को ऑप्शन 3 बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पीसा है ना। अच्छा रुक जाओ, RCI है या सुषमा होगी, दोनों में से कोई भी एक RC है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा पीसा। 1996 की है ये पीसा, है ना। किसके लिए आई थी भाई? शेड्यूल एरिया के लिए, है ना। उनके मतलब पंचायत राज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा? तुम्हारा ट्राइबल कम्युनिटी को भी एम्पावरमेंट किया जाएगा पीसा के थ्रू। लिमिट किया गया, लिमिटेड फ्रैंचाइज वाज इंट्रोड्यूस बाय विच दिस एक्ट। किस एक्ट में लिमिटेड फ्रैंचाइज को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन 1 बोलो आरसी। आरसी मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, 1 नंबर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बोला गया कि राइट टू वोट का जो राइट दिया जाएगा ना वो लिमिटेड होगा। ठीक है, विच अमंग द फ्लोइंग ये बताओ। इसका 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल ये 1 होगा। आरसी नींद में है। ये देखो, ये किसका है? Who among the following scholar attend remapping India new state and their political origin? ऑप्शन 4 नहीं, ये लुइस टिलियन इसका आंसर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। यस, मैं क्या बोली, इस क्वेश्चन में तुमको ज्यादातर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन, आंसर है लुइस टिलियन। मुझे ये वाला कराना ही नहीं चाहिए, इससे माइंड थोड़ा ये होता है। ये करो। कौन सा जो है ये डिपेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी फैसिलिटी बाय जेंडर पॉलिसी इन इंडिया, इसमें से किसको इंडिकेट नहीं किया गया है? डेमोक्रेसी जेंडर पॉलिटिक्स इंडिया में जब जैसे स्टडी किया गया था पॉलिटिक्स के ऊपर, तो इसमें किस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया था? ऑप्शन 3 हाँ लक्ष्मी, मैं बता देती हूँ।
विमेन पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिक्स में ये एज ए कम्युनिटी या ग्रुप, बिल्कुल ये बात को लेकर ये किया गया था। जेंडर पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, आर्टिकुलेशंस पॉलिटिक्स वॉइस ऑफ विमेन, हाँ पॉलिटिक्स में विमेन की वॉइस को राइज किया जाए। विमेन फ्रॉम अपर कास्ट कैरी, ऐसा हम लोग कभी कभी सुने ही नहीं है, हम लोग ये सुने हैं कि अपर कास्ट लोग पॉलिटिक्स में आया है, इसके पे स्टडी हुआ, लेकिन ये नहीं सुने कि अपर कास्ट के विमेन, अपर कास्ट से विमेन जो है वो साइलेंट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। हम लोग क्या पढ़े थे, अपर कास्ट का साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ था, है ना। तुम्हारा ये पढ़ रहे थे, क्या नाम है वो जो तुम्हारा इंडियन पॉलिटिक्स वाले पढ़ रहे थे चक्र, तो उसमें पढ़े थे ना कि 1967 में 1919 में अपर का एक साइलेंट रिवोल्यूशन देखने को मिला था, जहाँ पे अपर कास्ट भी पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे। तो विमेन नहीं होता, अपर कास्ट होता, यहाँ पे विमेन बोल रहा, तो इस वजह से ये गलत है। और विमेन गेटिंग इन्वॉल्व पब्लिक स्फीयर, विमेन भी क्या करी थी, इन्वॉल्व हो रही थी पब्लिक स्फीयर में, तो बाकी सारा सही है, बट साइलेंट रिवोल्यूशन वाले में अपर कास्ट होगा। और यहाँ पे जेंडर पॉलिटिक्स मांग रहा है, यानी विमेन वाला पॉलिटिक्स, ठीक है, कि विमेन को लेके क्या क्या, वुमेन को लेके क्या क्या पॉलिटिक्स किया गया था। तो क्या विमेन को लेकर साइलेंट रिवोल्यूशन किया गया था, नहीं, साइलेंट रिवोल्यूशन कास्ट सिस्टम को लेके किया गया था, लेकिन वो सिर्फ अपर कास्ट, सॉरी लोअर कास्ट था, अपर कास्ट भी नहीं, सॉरी लोअर कास्ट था, साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ था पॉलिटिक्स में, वो भी इन्वॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ बोले कि अपर कास्ट की विमेन है, जो ब्राह्मण विमेन है वो लोग तुम्हारा साइलेंट रिवोल्यूशन कर रही है पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, नहीं ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मैं ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ कि ब्राह्मण विमेन जो है पॉलिटिक्स में इंटर कर रही है। मैं पढ़ाई थी कि लोअर कास्ट भी अब तुम्हारे पॉलिटिक्स में इंटर कर रहे हैं, यानी एक साइलेंट रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। 31 बोलो। जब एनजीओ, Option 3. आरसी बोलो, जब एनजीओ आर टाइड अप social movement, they have occasionally change their political agenda। क्वेश्चन बोला कि जब तुम्हारा मतलब एनजीओ जब ये तुम्हारा कोई सोशल मूवमेंट करती है ना, तो वो पॉलिटिकल एजेंडा को चेंज कर देती है। ये कौन बोला, ये नीरा, हाँ ए नंबर, नीरा चंद चंदौक, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जब भी एनजीओ सोशल मूवमेंट करता है टाइड, मतलब जब भी एनजीओ सोशल मूवमेंट से जुड़ जाता है, तो वो लोग ओकेजनली पॉलिटिकल एजेंडा को चेंज कर देते हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मैं अभी उस दिन भी इसका रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ऑप्शन 3। 32 नंबर बिल्कुल, नेहरू वाज स्टिल अलाइव। Who among the following said the communications intangible fact, opinion, suggestion, suspicious, it cannot face through the formal channel or communication through informal channel। ये बताओ, उसके बाद में बता रही हूँ। ऑप्शन 4। मैं तुम लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई हूँ, हाँ एक ही इंसान तो है जो, मैं क्या बोली थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में कौन बात करता है, ये बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन से हम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इंसान को इनफॉर्मल भी बनना पड़ता है ना। इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बात किया ना, इन्होंने सारा ही पढ़ाया हुआ, आंख मूंद के आंसर होगा। द एक्सप्लोरेटरी पीरियड किस, कब से कब तक का बोला गया, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किस पीरियड को एक्सप्लोरेटरी पीरियड बोला गया है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। हाँ, तुम लोग को याद था, नहीं ना, याद कर लिया, अच्छा। 37 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ाई हूँ, एमपी फॉलेट का 4 प्रिंसिपल याद है, मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कोऑर्डिनेशन की। एमपी फॉलेट 4 तरह का कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करती है। यहाँ बोल रहा, आरसी का आंसर आ गया, लक्ष्मी तुम बोलो। ऑप्शन 2। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा।
ठीक है। हाँ हम लोग वो क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा 4 तरह की कोऑर्डिनेशन होगी। एक तो रेसिप्रोकल, जो जितना करेगा रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा तुम्हारा होगा डायरेक्ट कंट्रोल। तीसरी होगी तुम्हारी अर्लियर स्टेज। फोर्थ नंबर होगा कंटिन्यूटी प्रोसेस। हो गया। मेंटल रिवोल्यूशन किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। अच्छा ये तो बहुत इजी है ना तुम्हारा। ये कोई देखो इस टाइप का ऑप्शन क्वेश्चन, 3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या बोलिए यार से? ऑप्शन 3। हाँ ओके। हाँ ऑप्शन 3 तो सही। WW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर NI नीक इन, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिटीजन चार्टर है उसका वेबसाइट पूछ रहा है कि वेबसाइट क्या है, अगर तुमको सिटीजन चार्टर की वजह जाना है, ठीक है, वही पूछ रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, चलो बता दो। रुको रुको, ऑप्शन 2। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 2। बहुत इजी है ना, 1 जनवरी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, ऑप्शन 4। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया हुआ है। आरसी का आंसर आ गया। लक्ष्मी बोलो। हाँ जी ऑप्शन 4। बिल्कुल, यह जिक ड्रॉर पढ़ाया हुआ है। which of the following commission committee recommends establishment of the Lokpal and ऑप्शन 2 संथानम। ऑप्शन 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा पहले वो समझो तो। आरसी क्वेश्चन पढ़ो, सांतरम तो करप्शन के लिए आया था ना, थोड़ा मिस्टेक तुम कैसे कर सकती हो? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फर्स्ट ARC। हाँ फर्स्ट आरसी, फर्स्ट आरसी जो है मैं ये पूरा पढ़ाई थी तुमको कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ था। पहले तो बहुत सारा रिकमेंडेशन हुआ था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा रही। 1966 में, ठीक है, 1996 में फर्स्ट ARC जो है उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि लोकपाल एंड लोकायुक्त को स्टैब्लिश कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे कमेटी थी, खाली ये नहीं थी। अगर मैं इसका हिस्ट्री पढ़ा दूँ तुम लोगों को, ये तो मैं पढ़ाई हूँ लेकिन फिर भी माइंड से तुम लोगों का उड़ गया, मतलब डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो मैं पढ़ा देती हूँ। नहीं याद है। याद है? एक बार ये लक्ष्मी को थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू खाली दे देती हूँ, ठीक है। कि अगर हम इसका स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था बताओ तो, हिस्ट्री बताओ पहले, बता दो आरसी स्टार्ट कहाँ से हुआ था। स्वीडन में आया था। हाँ सबसे पहले, हाँ बिल्कुल 1809 में, वेरी गुड। हाँ 1809 में ये स्वीडन में आया था। किस नाम से आया था? तो इसको बोला गया था एम्ब्यूट्समैन। थोड़ा सा खाली मैं दे देती हूँ ओवरव्यू, याद हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्यूट्समैन बोला गया था। और भी फिर आया था उसके बाद सबसे पहले इंडिया में, हाँ एलएम सिंह भी नहीं, अशोक कुमार सिंह पहले, सबसे पहले, जो कि लॉ मिनिस्टर थे। अशोक कुमार, बस यहीं से पढ़ाती हूँ, उसके बाद हाँ अशोक कुमार सिंह 1960 में इसको क्या करते, प्रपोज करते हैं कि इंडिया में भी इस तरह का कोई ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोकपाल लोकायुक्त ट्रम्प को देख लो, अभी इन्होंने अशोक कुमार सिंह ने खाली बोला इस तरह का बॉडी होना चाहिए एम्ब्यूट्समैन के जैसा इंडिया में भी,
ठीक है ना। के मुंशी ने भी इसको बोला था, के मुंशी अशोक कुमार सिंह से पहले बोलते हैं के मुंशी, ठीक है। लेकिन अशोक कुमार सिंह जो वो प्रपोज करते हैं 1960s में कि हम लोग को भी एक ombudsman जैसा बॉडी होनी चाहिए जो कि करप्शन को चेक करेगा। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्तु, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्तु वर्ड को क्वाइन किसने किया था? इसको क्वाइन किसने किया था? अगर पूछे कि इसको क्वाइन किसने किया था, तब आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम में आया हुआ, इलिम सिंह ने, ठीक है। तब हो जाएगा इलिम सिंह भी। और ये तुम्हारा उसके बाद ये 1963 में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया 1966 का पीरियड। 1966 में तुम्हारा फर्स्ट एआरसी जो है वो रिकमेंडेशन करते हैं कि हाँ, लोकपाल लोकायुक्त जैसे बॉडीज को स्टैब्लिश करना चाहिए। उसके बाद 1968 में इसको पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार। इसको पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो तुम्हारा 19 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकपाल लोकायुक्त को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में? 1968 में। लेकिन लोकसभा में तो पास हो गई, लेकिन लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, इसलिए बिल जो है लैप्स कर गई थी, ठीक है। इसको सबसे पहली बार पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1960, जो कि लोकसभा में तो पास हो गई थी, लोकसभा में पास हो गई थी, लेकिन लोकसभा जो है ना वो लोकसभा जो है ना वो डिसॉल्व हो गई थी। अब जब डिसॉल्व हो गई तो बिल भी खत्म। बस यहीं तक चलो, ये थोड़ा समझाने वाला था इसलिए मैं समझा। चलो ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ाया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोली? ऑप्शन 1, मैं देखती हूँ ऑप्शन 1, एक मिनट। ये वाला रट लो, इसको इंडिविजुअल इतनी बार पूछा गया ना कि एवरी स्टेट इज नॉन बाय द राइट एंड इट्स मेंटेन। हर स्टेट इसीलिए जाने जाते हैं कि वो अपने राइट्स को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ए तो होगा भाई, तो हटा दो इसको। We do not mean by the right to grant of some historical condition possessed in the childhood but lost in the process of time। एक ए नंबर तो तुम्हारा सही है। बी क्या बोल रहा कि हाँ, stated historical view, बोला कि वी डू नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि राइट द ग्रांट ऑफ सम हिस्टोरिकल कंडीशन पोजेस इन द चाइल्डहुड, कि राइट अगर तुमको दे दिया जाए, ठीक है ना, तो अपने तुम चाइल्ड जो तुम्हारा कुछ हिस्टोरिकल कंडीशन है चाइल्डहुड का, उसको तुम खो दो, वो वाला टाइम को अपना भूल जाओ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला कि राइट इन फैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू हिमसेल्फ इज ए बेस्ट। राइट आर द लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर द, नहीं ये लीगल अपॉर्चुनिटी नहीं है राइट, तो डी ही खत्म हो जाएगा और ये बी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो मैं पढ़ाऊंगी अभी तुम लोगों को, तो और अच्छे से समझा दूंगी। 42 नंबर क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोल रही हो, ओके, और बोलो। ऑप्शन 4। 4 ही होगा, ऑप्शन 4 होगा, सी बी सी डी होना चाहिए, मैं बता रही हूँ क्यों। द बेसिक कैपेबिलिटी क्वालिटी कैन बी सोल गाइड टू द मोरल गुड, ये गलत है, ये वाला तुम्हारा वर्ड जो है ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ना सिंगल कहाँ गया, सोल गाइड, इसको ये नहीं मानते हैं, मतलब क्या नाम, अमित्या सिंह इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। कि इसको एक तरीके से जो बोले ना कि सोल गाइड मोरल गुड, इसको ये नहीं मानते, मैं पहले बता देती हूँ। मोरलिटी, मोरलिटी नॉट इज ए कंसर्न ओनली विद इक्वलिटी। देखो अमित्या सिंह बोलते हैं ना वो इक्वलिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, तो वो बोलते हैं कि इक्वलिटी और जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ मोरली अच्छा करें, वो नहीं है, वो बोलते नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है,
कि किसी के साथ इक्वालिटी मोरली अच्छा करे या उसको इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे तो वो तुम्हारा अच्छा है नहीं। उसके हर एक चीज में चेंजिंग लाना है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर फील्ड में। जब हर फील्ड में चेंज आ जाएगा तब हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, ठीक ना। तब उसके साथ हम जस्टिस और इक्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है। मोरलिटी इज नॉट कंसर्न ओनली विद इक्वलिटी। इक्वलिटी अगर आपको देना है ना सोसाइटी में तो इक्वलिटी दीजिए, लेकिन हर वे में दीजिए। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर वे में डेवलपमेंट कीजिए, तब जाके इक्वलिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, बेसिक कैपेबिलिटी इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या मतलब मोरल गुड करने से आपका इक्वलिटी गाइड हो जाएगा, ये गलत है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा कि मोरलिटी सिर्फ इक्वलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है। मोरलिटी इज नॉट कंसर्न ओनली विद द इक्वलिटी। बिल्कुल अभी हम बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि अगर आपको इक्वलिटी देना है, सोसाइटी में आपको इक्वलिटी लाना है, इनजस्टिस को खत्म करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर जगह इक्वलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ए गलत हो गया, बी सही हो गया। Basic capability equality is a partial guide to the part of the moral goods need that is the associated with the idea of the equality। मतलब भाई ये जो तुम्हारा मोरलिटी की बात बोले ना कि किसी के साथ तुम अच्छा करना, गुडनेस करना, ये एक पार्शियल गाइड है, पूरा नहीं बोल सकते। ये भी है, चलो ये भी है, लेकिन सब है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मोरल गाइड ये सब कर दो, सब आएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही सोलो गाइड है, यही गाइड करेगा। सोलो गाइड नहीं हो सकता, मतलब एक अकेला गाइड करने वाला मोरल। मतलब तुमको अगर सोसाइटी में किसी को इक्वलिटी देना है, ठीक है, तो इक्वलिटी देने के लिए हम लोग क्या करेगा, सोलो गाइड यूज करेंगे, मतलब एक ही वे यूज करेंगे, सिर्फ मोरलिटी कर लेंगे। गलत है भाई, मोरलिटी नहीं। मोरलिटी भी होगा लेकिन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर फील्ड में तुमको देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके होगा। फिर क्या बोलता है, इंडेक्स ऑफ द बेसिक कैपेबिलिटी लाइक यूटिलिटी कैन बी यूज इन मेनी डिफरेंट वे। देख लो, यूटिलिटी पहुंचाना है हर वे में, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, याद रखना। अमित्या सिंह बोलते हैं कि इक्वलिटी का मतलब है, एक्चुअली में मुझे तुम लोगों को वहां पढ़ाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, जस्टिस में मैं इसको पढ़ा दूंगी। अमित्या सिंह बोलते हैं, ये कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में ये वाला टॉपिक है और ये जस्टिस में भी है, ठीक है। अमित्या सिंह बोलते हैं कि अगर आपको इक्वलिटी लाना है सोसाइटी में, तो इक्वलिटी लाने के लिए आपको हर वे में लाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर फील्ड में लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वे को यूज कर कर, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हर वे में, तब जाके आपका जो ये है ना कंप्लीट होगा इक्वलिटी का मीनिंग। तो सही हो गया, एक खत्म। ये बोला सोलो गाइड मतलब एक से मोरल गुडनेस करने से इक्वलिटी खत्म हो जाएगा, गलत। किसी सोसाइटी में मुझे इक्वलिटी लाना, तो मैं किसी इंसान के साथ हमदर्दी रखती हूँ तो क्या इक्वलिटी आ जाएगा, नहीं। देखो तो, ऑप्शन 3। ओके, और बोलो क्या बोल रहा, हुए द फ्लोइंग थिंकर। ऑप्शन 3। ओके ओके, मैं देखती हूँ, हाँ ऑप्शन 3 ABD, ABD ये नहीं होगा। इनमें से कौन थिंकर है जो कि अपना व्यू रखता है लिबर्टी इज डिस्ट्रॉय बिकॉज की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन है, ये तो प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं ना कि लोगों को लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी देना चाहिए, तो बस इनको हटा दो सारा हो जाएगा। रूसो भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की वजह से ही तुम्हारा लोग करप्ट हो गए हैं। कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही सोसाइटी में इनक्वालिटी आया है, और इंगल भी यही बात बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में इनक्वालिटी आया है, कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं उस दिन पढ़ाई हूँ, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स की कौन सा चैप्टर है, इसमें से कौन कौन सा चैप्टर है। नहीं नहीं क्या बोला, देखो तो फैनन के ब्लैक स्किन और व्हाइट मार्क्स का फ्लोइंग चैप्टर्स, हाँ कौन कौन सा चैप्टर है देखो तो क्या बोला। ऑप्शन 4, 4 नंबर। हाँ बिल्कुल, A से D। क्या नहीं है भाई, निग्रो और कल्चर नहीं होगा, निग्रो और लैंग्वेज है ना, तो ये हो गया। चलो अच्छा, ये भी मैं पढ़ाई थी, देख लो। प्रैक्सिस ग्रामसी का इसमें से कौन सा व्यू है, प्रैक्सिस है, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। ऑप्शन 2। बिल्कुल सारा ही है। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन।
बोलो, मैं बता दूं क्या? ऑप्शन 4। नहीं, ऑप्शन 4 नहीं होगा। बोलो। ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बी और सी। क्या बोले देखो, ये वाला समझो। गांधी जी का जो ट्रूथ का नेचर है, यहाँ पे पहले ऊपर समझो। गांधी जी का नेचर ऑफ गांधी ट्रूथ फैसिलिटी डायलॉग। गांधी जी का ये नेचर है कि जब वो कम्युनिकेशन करते, डायलॉग का मतलब क्या, कम्युनिकेशन होना। तो वो जब कम्युनिकेशन करते तो वो डायलॉग के थ्रू करते, बोलते ठीक है भाई, तुमको भी अपना बात रखो, ओपन कम्युनिकेशन करवाते हैं, ओपन कम्युनिकेशन। तो ये बात सही है, ठीक है। गांधी जी के लिए ट्रूथ का मतलब क्या है? एंटी एथिकल, क्या, एंटीथेटिकल टू इक्वलिटी। नहीं, गलत है ये। इक्वलिटी एंड जस्टिस, गांधी जी का जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, गांधी जी का जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, ये बोलते इक्वलिटी का मतलब है तुम्हारा, इक्वलिटी जो है वो जुड़ा हुआ है, इक्वलिटी जो है वो जुड़ा हुआ है जस्टिस से, ना कि तुम्हारा एंटी एंटीथेटिकल से। ये गलत है। तो बी को, एक मिनट, बी एलिमिनेट हो जाएगा ना, बी एलिमिनेट हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, नॉट, नॉट है ना, हाँ ठीक। बी एलिमिनेट हो गया तो बी, इसी सच डायलॉग, सच डायलॉग और पार्टीज द कंस्ट्रक्शन द एडवाइजरी। डायलॉग कैसे होगा कि एक तरफ तुम्हारा दुश्मन होगा, मतलब एक तरफ जो तुम्हारा इनमी होगा। सी भी, सी भी गलत है ना, हाँ सी भी गलत है। पूरा डायलॉग कैसे होगा, एक तरफ तुम्हारा इनमी होगा और एक तरफ एक पार्टीज होगा। तो ये कुछ ऐसा कोई बात नहीं बोलते। द क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, गांधी जी का अंदर एक क्वेस्ट है। एक क्वेस्ट का मतलब क्या, एक अंदर एक काम कर होता है, एक इंसान को कुछ करने का अंदर से एक ये होता है मोटिवेशन टाइप का कि मैं ये करूंगा। तो इनके अंदर एक क्वेस्ट किस था, ट्रूथ का, कि मैं ट्रूथ को शेयर करूंगा, ट्रूथ को एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या था कि मैं ट्रूथ को एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। वो डायलॉग क्यों करवाते थे? एक तो ओपन कम्युनिकेशन हो, दूसरा कि जब ओपन कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे ट्रूथ ज्यादा आएगा, और उनके अंदर एक ट्रूथ का जानने की, ट्रूथ को वो हर जगह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 4। हाँ दी ऑप्शन 4। बिल्कुल, रिमाइनिंग द नॉन वायलेंट हटा दो, मेकिंग पीस, स्टेइंग क्वाइट, सीकिंग सपोर्ट। जेपी का है, देख लो। ये तो तुम लोग इजी कर लोगी ना क्वेश्चंस, देखो तो कर लोगी कि प्रॉब्लम होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन 4। ए सी डी 4 नंबर। ए सी डी, बिल्कुल। द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द ग्राम पंचायत, बिल्कुल नहीं, ये होगा, खत्म हो जाएगा। ए सी डी आंसर है। ये चाहते थे कि स्वराज फ्रॉम बिलो, स्वराज बिलो से हो। ग्राम सभा वुड एक्ट द बेसिक ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी, दे दिस वुड सो इन्वॉल्व एस्टैब्लिश द ऑर्गेनिक लिंक एमंग द डिफरेंट यूनिट पंचायत राज। एक मिनट, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा ना कि ये किसका, किसको, ये क्या है? ये वाला समझ में आ रहा ना कि इसका मतलब क्या है तुम्हारा? ये जो उसका 7 प्रिंसिपल है ना कोटलिया का, वही के बारे में बोला गया है ना। जैसे तो ये, नहीं 6, सॉरी 6 जो प्रिंसिपल है कि पीस बनाओ। पीस को हम लोग क्या बोले थे, विगरा। ई सॉरी, पीस का मतलब क्या था तुम्हारा, मेरे माइंड स्टार्टिंग में क्या था, पहला नंबर वाला, सिंधी, सिंधी कर लो, पीस बना लो, मेकिंग पीस बना लो, ठीक है ना। स्टैइंग क्वाइट, ठीक है ना। ये सब तुम्हारा क्या है, जो 6 प्रिंसिपल है ना उसका वही है, ठीक है। सीकिंग सपोर्ट, ये सब वही है जो मैं पढ़ाई थी। ये हो गया तुम्हारा। स्टे क्वाइट का मतलब हो गया तुम्हारा आशाना, ए एस, ए एस ए एन ए, आशाना। सीकिंग सपोर्ट का हो गया साम, साम्स राया, ठीक है। ये है 6 पॉलिसीज का डिफिनेशन आया है।
जेपी नारायण वाला भी एक बार समझा दो। जेपी नारायण में क्या बोला कि ही वांटेड टू रिवाइव स्वराज फ्रॉम विलो। ये चाहते थे कि स्वराज का मतलब थोड़ा चेंज हो, रिवाइव हो, स्वराज जो है वो ग्रास रूट लेवल से हो, ठीक है ना। मतलब अगर डिसीजन लिया जाए तो लोकल ग्राम सभा से लिया जाए, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद बोले बेसिक यूनिट, ये बी नंबर क्यों गलत हुआ? मैं देखती हूँ, रुक जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम था। बेसिक यूनिट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द ग्राम पंचायत। तो ये बोल रहा है कि ये इसलिए गलत था बिकॉज कि जो बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्राम पंचायत नहीं होगा। ये ग्राम पंचायत यहाँ पे नहीं होगा, ये वर्ड गलत है। यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी होगा, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वो बेसिक यूनिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में चाहते थे लेकिन ग्रास रूट से जाते थे, ग्राम पंचायत से नहीं, ग्रास रूट एकदम नीचे के लेवल से, ठीक है, एकदम नीचे के लेवल से। तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया। बाकी द ग्राम सभा वुड एक्ट द बेसिक, हाँ ये वाला यहाँ पे बिल्कुल, ये इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये गलत दे दिया है, ठीक है। ये वाला होना चाहिए बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रास रूट डेमोक्रेसी से। ग्राम सभा एक्ट करेगी ग्रास रूट डेमोक्रेसी से, और यहाँ पर भी वही बात है लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत दी थी इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है, दिमाग माइंड में ये बात रखना। ओके, उसके बाद दिस वुड ऑल्सो इन्वॉल्व इस्टाब्लिश ऑर्गेनिक लिंक। बोला कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लिंक होगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, पंचायत राज का जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है ना उनमें लिंक होगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा किस तरह से जैसे तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो उन सब में आपस में लिंक होगा, ये बात बोल रहे हैं जेपी। इसको रट लेना क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ाई थी। 49 नंबर क्वेश्चन बताओ। मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारा ये है क्या इधर उधर से। इरिक हॉब्सन, अच्छा ये पढ़ाई थी तो मैं, नेशनलिज्म यूरोप पॉलिसी। इरिक इरिक हॉब्सन में पढ़ाई हूँ, चोरी पढ़ाई हूँ मैं। आंसर सी होगा, बी और सी। ही डिफाइंड नेशनलिज्म फॉर द इंस्टेंस, हाँ, रीइन्वेंटिंग ट्रेडिशंस। ही आइडेंटिफाई, हाँ पीटी बुर्जुआ के बारे में बोलते हैं। हाँ ये पढ़ाई हूँ मैं, फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 50 बताओ। एटीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल आर यूज्ड टू स्टडी एटीट्यूड ऑफ पीपल, पॉलिटिकल कल्चर, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। देखो ये भी बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है, ऐसे बोरिंग वाला मुझे लगता है ये वाला। ऑप्शन 1, हाँ बी और सी, कन्वर्स प्रिंसिपल और रॉबिन्सन का प्रिंसिपल। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टडी को यूज किया गया था जब हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर का स्टडी करते हैं, लोगों के एटीट्यूड का स्टडी करते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया था? तो कन्वर्स प्रिंसिपल यूज किया गया था और तुम्हारा रॉबिन्सन का प्रिंसिपल को यूज किया गया था, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, हमको ये वाला बहुत, मुझे कराना ही नहीं चाहिए, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है एकदम से आउट ऑफ सिलेबस, और बहुत बोरिंग भी लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में। 51 नंबर, जूइन लिंच और अल्फ्रेड ऑप्शन 3 स्टेफेंस, नहीं 1 होगा, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जूइन लिंच और अल्फ्रेड स्टेफेन देते हैं ट्रू। दो, ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल सोसाइटी दोनों ही कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट
हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, है ना। और कम्प्लीमेंट्री जो है हमेशा रिकॉग्नाइज होता है, बिल्कुल भी नहीं। द रूल ऑफ लॉ इज ए कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी को कंसोलिडेशन बनाने के लिए रूल ऑफ लॉ एक कंडीशन है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी कंसोलिडेशन रहती है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के कंसोलिडेशन के लिए रूल ऑफ लॉ का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कंडीशन है जो डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करके रखती है। मॉडर्न कंसोलिडेशंस डेमोक्रेसी जो है वो प्योर मार्केट कंट्रोल है सिर्फ, ओनली वर्ड ही गलत हो जाता है तो हटा दो। मॉडर्न डेमोक्रेसी मस्ट हैव इफेक्ट कैपेसिटी टू कमांड एंड रेगुलेट एंड एक्सट्रैक्ट। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है ये क्या करती है, इफेक्टिवली कैपेसिटी कमांड करती है, रेगुलेट करती है ना, कंट्रोल करती है। तो बिल्कुल ACE आंसर है, बाकी सारा गलत है। जस्टिफिकेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाई। जब तुम्हारा इंटरवेंशन किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन के लिए तो क्या बोलकर इसको जस्टिफाई किया जाता है। मान लो कि जैसे अभी तुम्हारा इजराइल और फलस्तीन में लड़ाई हो रहा, ठीक है था, हो रहा था, तो वहां पे अगर यूएन इंटरफेयर करती है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन के लिए इंटरवेंशन करूँ तो क्या आप बोलकर जस्टिफाई करेंगे। ऑप्शन 2 नहीं, ये बोलेंगे ये गोल। जब मान लो यूएनओ, जैसे यूएसए का तुम पढ़ोगे हिस्ट्री में तो ज्यादातर यूएस का यूएस से ज्यादा इंटरफेयर करता है कि मैं ग्लोबल पीस के लिए आ रहा हूँ। तो वो लोगों को बोलेंगे कि ये जो लड़ाई हो रहा ना वो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है ना। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होता है तो यूएस क्या बोलता है कि कोई भी रशिया से ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, ऑयल को नहीं लेगा, क्योंकि रशिया की वजह से पूरा ग्लोबल पूरा कंट्री इंटरडिपेंडेंस, लड़ाई की वजह, वो लड़ाई का जो कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सब पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि मैं इसलिए इंटरवेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लड़ाई है ये ग्लोबली इंटरडिपेंडेंस है, ये ग्लोबली इफेक्ट डाल रही है। कैसे भाई, कि जब लड़ाई होती है, जो मैं चार्ज लगा देती, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो देखो कैसे इफेक्ट, एक तो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है पूरा कंट्री के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्या है कि रिफ्यूजीज इधर उधर जाते हैं, है ना, रिफ्यूजीज इधर उधर जाते हैं, इनस्टेबिलिटी हो जाती है, सिविल वार हो जाता है, लोग जिनोसाइड होता है, ये सब बोल के इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया था। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट क्या, यूएस ये कभी सामने से बोल सकता है कि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड नहीं, क्योंकि रशिया मेरा दुश्मन है, कभी नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बोलेगा। तो बी तो होगा ही नहीं, तो बी तो नहीं। वो जैसे इंटरवेंशन कर रहा है मान लो किसी कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन के लिए, या तुम लोग पीस कीपिंग फोर्स भी पढ़ी होगी, इंडिया पीस को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जब भेजा जाता है कि जाओ इंटरवेंशन करो वहां पे जाकर, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं देगा कि मेरा दुश्मनी था इसलिए मैंने अपने आर्मी को भेजा, कभी दिल में जो भी हो, लेकिन सामने से कभी नहीं। हाँ वो बोलेगा ये जो लड़ाई है ना इसका ग्लोबली इम्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये बोल सकता है। मोरालिटी के लिए भी नहीं बोलेगा भाई कि मुझे मोरालिटी में से, वार में मोरालिटी तो आता ही नहीं है ना, ये सब तो बोलेगा ही नहीं बिल्कुल। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बोल सकता है कि इस वार की वजह से आसपास का जितना भी रीजन है ना वो भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोगों को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, ये बोलकर जस्टिफिकेशन देगा, ठीक है। तो ए और डी आंसर होगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। ऑप्शन 3 ओके, टेररिज्म, ओके लक्ष्मी बोलो। हाँ जी, ऑप्शन 3 बिल्कुल, टेररिज्म का इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह कर, बोला कि ABC सही होगा, डी नहीं होगा, ठीक ना। डी क्यों नहीं होगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो तुम्हारा इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप जो है इराक एंड सीरिया, इसको इसलिए नहीं बनाया गया था, ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है बिकॉज कि इसके बारे में मैं पढ़ी थी। Insurgent terrorist group Iraq and Syria have not built
sophistical improve explosive डिवाइस नहीं, इसको इसीलिए बनाया गया था, इराक एंड रशिया के लिए ये बनाया गया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ जो ग्लोबलाइजेशन हैज परमिटेड एक्सचेंज आइडिया द गुड्स विच एक्सप्लोइटेड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। बिल्कुल, जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो वो क्या करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे, तुम्हारा देखो, जैसे तुम जब देखी होगी इंडिया में 26/11 हुआ था, और उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए थे, तो वो बोले थे मैं वहाँ पानी के रास्ते से आया था। तो पानी के रास्ते से क्यों आते, कैसे आते हैं वो लोग? एक तो तुम्हारा गुड्स लोग जब गुड्स से जब बड़े बड़े शिप जाते हैं और उसमें बहुत सारे गुड्स, जैसे इंडिया से पाकिस्तान जा रहा, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा, तो उसमें ही वो लोग छुप छाप के आ जाते हैं। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा। तो ठीक है, इंटरनेट हैज अलाउड द टेररिस्ट टू रिक्रूट न्यू फॉलोअर्स। बिल्कुल, इंटरनेट के थ्रू भी तुम्हारा टेररिज्म ग्रुप, जैसे कि इंटरनेट में क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू भी क्या करता है, टेररिज्म अपना आइडिया, जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो अपने आइडिया को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। अब वो ना बार बार ऐसा ये करेंगे तो लोग उसको लगेगा, अरे ये मेरी मेंटेलिटी से मैच खा रहा है, क्यों ना मैं ऐसे जाके दोस्ती कर लूँ। तो इंटरनेट भी एक वे है टेररिस्ट अपने फ्लॉवर्स को बढ़ाने का। टेररिस्ट अपने फ्लॉवर्स को बढ़ाते हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हुए थे जो कि इंटरनेट के थ्रू ऐसा काम करते थे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ, हाँ ये तो हो गया ना। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि टेररिस्ट टू ऑपरेट हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह का है, जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है। ठीक है ना, उनका नेटवर्क जो है ना बहुत ही फैल गया है, बहुत दूर दूर तक है। तुमको पता नहीं होगा, तुम्हारे हम लोगों को पता नहीं है, हमारे कंट्री में ही निकल जाए। ठीक है, पता नहीं है, लेकिन वो कैसे, ग्लोबलाइजेशन की वजह कर, क्योंकि उनको पता है कि हमको कैसे कैसे जाना प्रो, क्योंकि अब इंडिया में कोई ऐसा चीज नहीं रह गया, या फिर किसी भी कंट्री में कोई ऐसा चीज कि दूसरे जाने, हर कोई बात, हर एक चीज जान जाता है। कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, है ना। तो लोग पता चल जाता है कि हमको वहां से कैसे जाना है, कैसे ऑपरेट करना है। हम लोग कभी भी यूएस नहीं गए, लेकिन फिर भी यूएस के बारे में हम लोग बहुत चीज जानते हैं। ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। ठीक है, हाँ, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी इंडिया नहीं आए लेकिन जानते हैं। तो ये क्या है, वो लोग आएंगे भी नहीं लेकिन फिर भी अपना नेटवर्क फैला लेते हैं। तो ये भी सी हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, जस्ट वार, ये तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन ये अगले बार पढ़ाई थी। 54। जस्ट एंड बिलम, जस्ट एंड जू, ये सब पढ़ाई हुए, देखो रिवीजन कराऊंगी, इस बार मैं नहीं पढ़ाऊंगी। बताओ। ऑप्शन 1 आरसी बोलो। नंबर। चलो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक थिंकर थे जिसका नाम था थॉमस एक्विंस। एक्विनस, थॉमस एक्विनस बोलते हैं। थॉमस एक्विनस जो है ना, ये एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम था जस्ट वार थ्योरी। और भी बहुत सारे थे। इन्होंने बोला कि जस्ट वार थ्योरी क्या है। जस्ट वार थ्योरी जो होता है कि भाई जस्ट वार कब होगा, जब दो कंट्री के बीच में हो रहा है, लेकिन अब वार तब करो जब लास्ट रिजॉर्ट आ जाए। जब आप कोई नेगोशिएशंस कर रहे हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना, बार बार नेगोशिएशन कर लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब जाके आप वार करें, लास्ट रिजोर्ट। वार आप बदला लेने के लिए ना करें, ये गलत है। वार मस्ट बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मली एक्सेप्टेबल एम। अगर वार कर रहे हो, जस्ट वार तब कहलाएगा। ए और बी, ए ने अनाउंसमेंट किया, डिक्लेयर किया कि मुझे वार करना है, ये वार तभी एक्सेप्टेबल होगा जब इस वार का कोई एम हो, नॉर्मली जस्टिफिकेशन दो कि हाँ मेरा रीजन ये है। ठीक है ना, ए होलसेल इन्वेजन जस्टिफाई रिस्पॉन्ड टू ब्रॉडर इंक्रीजेंस। मैं बता रही हूँ क्या है। तो मैं इसका आंसर क्या बोली, बी हट जाएगा ना, हाँ 1 होगा इस। एक मिनट, ए बी सी होगा इसका आंसर, सॉरी सॉरी।
नहीं ACD, ठीक है, आंसर तुमने सही बोली, ACD सही है इसका आंसर। ओ यहाँ पे ही है, मुझे ये नहीं दिखा, ठीक है। तो बोला कि भाई वार में जब देखा जाएगा ना, ये यहाँ पे क्या होता है हमेशा कि वार में बोल रहा है कि जो इन्वेजन होगा ना वो जस्टिफिकेशन रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है जस्टिफिकेशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को ऐसे अटैक कर रहा हूँ नॉर्मली, तो उधर वाला पर्सन भी नॉर्मली अटैक करेगा। जैसे ए ने इसको अटैक किया है ना वार को डिक्लेयर करके, तो बी भी जो अटैक करेगा ना जस्टिफाई रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ए ने नॉर्मल आपको अटैक किया और बी ने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन को ही गिरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई बोले जब इन्वेंशन होगा तो रिस्पॉन्स में जस्टिफेबल होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसा होगा, जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, तब जाके आपका वार जो है जस्ट वार होगा, ठीक है ना। जस्ट वार में दो थ्योरी आती है, एक का नाम है तुम्हारा जस्ट एड विलम, जस्ट एड विलम, एक का नाम है जस्ट एंड विलम और दूसरा का नाम है जस्ट इन बिलो, जस्ट इन बिलो। जस्ट एड विलम का मतलब होता है तुम्हारा कि वार शुरू हो रहा है ना, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे वार शुरू हो रहा है, ठीक है। और जस्ट इन बिलो जो होता है ये ड्यूरिंग वार यूज किया जाता है, ये ड्यूरिंग वार, ये बिगिनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, ये ड्यूरिंग में यूज किया जाता है जस्ट एंड बिलो। जस्ट एंड बिलो का प्रिंसिपल हम लोग कब यूज करेंगे, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग यूज करेंगे, ओके। लेकिन जब हम लोग वार को बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब वहां पे क्या यूज करेंगे तुम्हारा, जस्ट एड बिलम। दो थ्योरी और भी एक है बट दो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट एड बिलम और जस्ट, है ना, मतलब वार के लिए जस्टिक्स, तुम वार करने जा रही हो ना तो जस्टिक जैसे रीजनेबल, मतलब क्या क्या इसमें क्या आएगा, जस्टिफाइबल, तुमको रीजन देना पड़ेगा। तुमने वार को डिक्लेयर किया तो वो रीजन सही होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग में मतलब क्या होगा कि जैसे तुम मार रही हो तो तुम अटैक कर रही हो तो उधर से भी अटैक आएगा, तो वो जस्टिफेबल होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, थॉमस एक्विनस जो है वो जस्ट वार थ्योरी देते हैं। ये बोलते हैं जस्ट वार थ्योरी में दो तरह की थ्योरी होती है, जस्ट एड बिलम और जस्ट इन बिलो। जस्ट एंड बिलम बिगिन के, जस्ट एड बिलम ऐसा प्रिंसिपल है जब बिगिन वार को शुरुआत किया जाता है तब यूज किया जाता है, और जस्ट इन बिलो का भी यूज किया जाता है, ड्यूरिंग यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा। 55 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 2। ओके बोलो लक्ष्मी, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 सही होगा, द कंट्री शुड बी मेंबर ऑफ द मल्टीलेटरल। अच्छा नैम में क्या बोला गया था, नैम में कि कंट्री को चाहिए कि वो मल्टी मिलिट्री अलायंस का मेंबर बन जाए, जबकि नैम क्या बोला था कि हमको कोई भी मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना है, इसलिए ये गलत हो गया बी। नैम क्या बोलता है, नैम बोलता है उस टाइम क्या था जब नैम आया था तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था, कोल्ड वार। और कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार में दोनों कंट्री ने यूएस, रुक जाओ यहाँ लिख रही, कोल्ड वार में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोल्ड वार, ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्या आता है, ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्या होता है, दो कंट्री होता है यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों ने क्या किया था, अपना मिलिट्री ब्लॉक बनाया था। जैसे यूएसए का था तुम्हारा ये, यूएसए का था तुम्हारा नेटो और यूएसएसआर का था तुम्हारा वर्षा पैक्ट, ठीक है। नहीं नहीं, इसका नेटो है, इसका वर्षा पैक्ट, ठीक है, दोनों का था। तो ये लोग बोले थे आओ मेरे मिलिट्री अलायंस में आओ, मेरे अलायंस में आओ। तो नैम आया तो इन्होंने बोला कि हमको किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना है ना। जबकि यहाँ पे क्या बोला कि कंट्री को चाहिए कि वो मल्टीलेटरल मिलिट्री अलायंस में जाके जुड़ जाए,
है ना, ये तो गलत है। तो तुम्हारा बी गलत हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा तुम्हारा डी, देखते हैं क्यों गलत हुआ। अगर कंट्री हैज ए ग्रांड मिलिट्री बेसिस फॉरेन पावर द कॉन्सियसनेस शुड बी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट। कंट्री वही मिलिट्री बेस पे ही बोला कि अगर कंट्री का जो ग्रांट मिलिट्री बेस है वो एक फॉरेन पावर के साथ, मतलब वही बोल रहा है कि जाके उन लोगों के साथ जुड़ जाने से ही, ग्रेट पावर के साथ जुड़ जाने से ही तो ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, इन्होंने तो इसके अगेंस्ट है, मिलिट्री के अगेंस्ट है ये लोग। तो डी भी गलत हो जाएगा। और ये मतलब मिलिट्री ग्रांट देगा कि ग्रेट पावर, खास करके मतलब ग्रेट पावर कौन था उस टाइम, तो उन लोगों के साथ जाके जुड़ जाने के लिए, ठीक है। ये गलत है, बल्कि नैन तो है इनके अगेंस्ट है। ये लोग वाले, ये लोग तो नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट, ग्रेट पावर से अलग है, ये लोग जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से तुम्हारा डी भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। आंसर यह सी हो। द कंट्री शुड सपोर्ट द नेशन। कंट्री को चाहिए कि अपने नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करे, कंट्री को चाहिए कि वो अडॉप्ट करे इंडिपेंडेंस पॉलिसी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑप्शन 1। 56 है, तुम ऑप्शन 1 बोली, ए बी सी डी। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बोल रही हो? हाँ, ऑप्शन 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम्म, ये होगा। मैं देखने दो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Which among the following is the true about rise the alternative perspective on Indian foreign policy? 1960 में संतरा पार्टी जो है इसको प्रेजेंट किया गया था क्लासिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव ऑन फॉरेन पॉलिसी के लिए, ये सही है। और ये जो पॉलिसी इसको लीड कौन कर, देखो इसको यहाँ पे क्वेश्चन समझना, बहुत ही क्वेश्चन घुमाया है। पहले तो बोला गया यहाँ पे समंत्रा पार्टी, फिर बोला गया ये समंत्रा पार्टी को लीड कौन कर रहा, आई के गुजराल, जो कि गलत है। आई के गुजराल नहीं लीड करते हैं, बल्कि ये जो लीड करते हैं वो सी राजगोपालाचारी जो थे वो लीड करते हैं। यहाँ पे इट लिख दिया ना, इट का मतलब इसकी मतलब बोल रहा है, ठीक है। समंत्रा पार्टी जो है इसने प्रेजेंट किया था क्लासिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के लिए, लेकिन जो समंत्रा पार्टी है इसको लीड कौन कर रहा था, ये लिख दिया ना, इट वाज ए लीड बाय के गुजराल, ठीक है। ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पार्टी, तो समंत्रा पार्टी को, इट का मतलब समंत्रा पार्टी, तो इसको लीड कौन कर रहा था, इसको बिल्कुल ग्रामिकल फॉर्म में दिया है, सी राजगोपाल, सी राज गोपाल चारी, ठीक है। आई के गुजराल नहीं होगा, इस वजह से ये गलत होगा। The support were drawn from former bureaucrats, business community member of the, मतलब ये लोग सपोर्ट क्या कर रहे थे कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे समांतरा पार्टी कि जो तुम्हारा ब्यूरोक्रेट्स जो बैकग्राउंड था इन लोगों को एक तरीके से ये बोले कि ये लोग क्या था, ब्यूरोक्रेट्स को बोले कि ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स को कि इन्होंने ही एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का ये को ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये बेसिक बिजनेस कम्युनिटी या जो प्रिंसी फैमिलीज मेंबर है इन्होंने ही क्या किया था, ड्रॉ किया था किसको, समंत्रा पार्टी को, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लोग सपोर्ट करते हैं। द यूनिट देयर ऑपोजिशन, ये जो यूनिट थी ना ये नेहरू के फैबियन इकोनॉमिक्स से बिल्कुल ही अपोजिट, अगेंस्ट थी, नहीं मानती थी, ठीक है। ये लोग बिलीव करते थे कि मार्केट और प्राइवेट इंटरप्राइज,
ठीक है। नेहरू सोशलिज्म थे और ये लोग बिलीव करे प्राइवेट और मार्केट पे, तो ये लोग तो सोशलिज्म होंगे नहीं, है ना। ये लोग तो कैपिटलिज्म वाले आइडियोलॉजी हो गए, इंडिविजुअलिज्म वाले आइडियोलॉजी हो गए। तो इस वजह से ई सही है तुम्हारा, बी गलत है, बाकी सब सही है, ए सी डी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन बताओ। ये मैं पढ़ाई हूँ, देखो तो 57 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1 हाँ, मैं बता देती हूँ इसके बारे में क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ द इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट द यूएस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन 2001। इंडिया डिड नॉट ऑफर सपोर्ट यूएस एंटी टेररिज्म मिशन इन अफगानिस्तान। यूएस ने जब तुम्हारा अफगानिस्तान के लिए टेररिज्म मिशन स्टार्ट किया था तो इंडिया ने यहाँ पे साथ नहीं दिया था, तो ये गलत है। साथ दिया था, गलत पूछना ना, नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला गलत है, ठीक है ना। इंडिया एक्सप्रेस कहता है कि ओपोजिशन, एक मिनट क्या बोला यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड द लिस्टेड द इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट। क्या इसमें सपोर्ट इंक्लूड नहीं है? यूएस का जो स्ट्रेटेजी है 2021 में, इंडिया ने क्या यूएस को सपोर्ट स्ट्रेटेजी नहीं, तो मतलब नॉट इंक्लूड द लिस्ट, इंडिया का इनिशिएटिव सपोर्ट, इंडिया का क्या सपोर्ट नहीं है यूएस में, यूएस की तरफ जो उनकी स्ट्रैटेजी पॉलिसी थी ना, तो क्या इंक्लूड नहीं थी, क्या इंक्लूड नहीं थी। हाँ, ये कि इंडिया डिड नॉट, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, ये इंक्लूड नहीं थी कि इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था अफगानिस्तान में, जब यूएस ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म का जो कैंपिंग होता वो चलाया था, वो वो नहीं, वो सपोर्ट नहीं किया था इंडिया, ये इंक्लूड नहीं है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंडिया की तरफ से। इंडिया का एक्सप्रेस अपोजिशन प्रेसिडेंट बुश डिसीजन टू विड्रॉ विद द एबीएम ट्रीटी। इंडिया ने इसका अपोजिशन किया था जब प्रेसिडेंट ने विड्रॉ ले लिया था एबीएम से, उसके लिए इंडिया वोटेड विद द यूएस सितंबर 2005 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कैंपिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग टू डिक्लेयर द ईरान वाज अ नॉन कंप्लेंट ऑफ एनपीटी। तो इंडिया इसमें भी किया, किसमें नहीं किया, कौन इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं है। अच्छा देखो 2000 में क्या हुआ था, 2000 में तो 9/11 हुआ था, तो 9/11 होने के बाद ही प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो है ना, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम वार एंड टेरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, वार एंड टेरर। वार एंड टेरर में इन्होंने क्या बोला कि हम जा रहे हैं अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, ठीक ना। अफगानिस्तान में हम टेररिज्म के अगेंस्ट मिशन स्टार्ट करेंगे, एंटी टेररिज्म, ठीक ना। तो बोला ये इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, ये इंक्लूड नहीं है इंडिया के स्ट्रैटेजिक में, तो ये सही है ना। इंडिया ने भी फिर क्या किया 2021 में यूएस के साथ अपने दोस्ती करने के लिए अपना स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, जो कि ये वाला स्ट्रैटेजी यूज इंक्लूड नहीं है इंडिया की तरफ से। और यही बात बोल रहा है कि इंडिया ने 2021 में यूएस के साथ जो स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप स्टार्ट किया था, तो क्या इंक्लूड नहीं है, तो ए नंबर इंक्लूड नहीं। ये वाला टॉपिक का बहुत ज़्यादा ही ये है, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस पार कर रही हूँ, कल कराऊंगी, बहुत अच्छे, अच्छा करो करो, है मुझे याद है ये वाला, करो तो मैं देखती हूँ। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, हाँ मैं बढ़ा देती हूँ वाला, देखो स्टेट क्वेश्चंस रिक्वायर द ओरल आंसर द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन द। लोकसभा में अगर तुम लोकसभा में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा स्टेट क्वेश्चंस, यहाँ पे ओरली जब कोई आंसर पूछा जा रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, स्टेट क्वेश्चंस रिक्वायर एन ओरल, ओरल आंसर मिलेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा अगर कोई लोकसभा का मेंबर पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका मतलब बहुत टाइम हो गया, फिर भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर ओरल मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेयर्ड क्वेश्चंस। बाकी मैं ये पढ़ाऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय, एक मिनट, हाँ, बोले शॉर्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गिवन ए नोटिस। 2 दिन में तुमको मतलब लोकसभा में कोई क्वेश्चन पूछना है ना, पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है, तो 2 दिन के लिए नोटिस देना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत चीज है। एजेंट मोशन क्या होता है तुम्हारा, एजेंट मोशन नीड द सपोर्ट द 50 मेंबर टू एडमिट इट। एजेंट मोशन के लिए 15 मेंबर को
सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम ये चाहते हैं। 0 hour इमिडिएटली आफ्टर द क्वेश्चंस आवर एंड लास्ट अंटिल एजेंडा फॉर डे। तो ये क्या बोल रहा है, ए बी सी, तुम्हारा आंसर सिर्फ है 58 का। क्या बोली तुम लोग? डी बोली ना? डी बोली, ए बी सी बोली ना? हम 2 नंबर बोले। ओ नहीं, ए सी डी ना? हाँ नहीं ठीक है, ए सी डी सही है, ए सी डी बिल्कुल सही है। मैं ये वाला पढ़ाऊंगी एडजस्ट मोशन। जीरो मोशन, जीरो मोशन में क्या होता है, इमिडिएटली क्वेश्चन आवर के इमिडिएटली तुम्हारा क्या है, ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला सही है, डी नंबर भी। 0 hour स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर डे। क्वेश्चन आवर मैं सारा पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं और 0 hour किसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट मोशन बोलते हैं। मैं कल देखती हूँ ये तीनों लेकर आती हूँ, ठीक है। मैं आज का क्वेश्चन यहीं तक रख रही हूँ, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। पहले मैं तुम लोगों को एडजस्टमेंट मोशन बता दूंगी, फिर 0 hour बता दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आवर बता दूंगी, ठीक है ना। डेट भी बता दूंगी कब से कब। तो मैं आज का क्लास यहीं तक रख रही हूँ।